एपिसोड 1। एक व्यस्त दिन के बाद लिन हुआन बेहद थका हुआ था। उसने अपने कपड़े उतार दिए और बाथटब में लेट गई। गर्म पानी उसके शरीर में समा गया। कितना आरामदायक। लिन हुआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके शरीर की तनावग्रस्त मांसपेशियां शिथिल होने पर उसे नींद आने लगी। इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, वह सो गई। लिन हुआन का शरीर धीरे धीरे पानी में फिसल गया। जब पानी उसके सिर से ऊपर पहुंच गया तो वह अचानक जाग उठी। दम घुटने के एहसास से वह घबरा गई और उठने के लिए संघर्ष करने लगी। उसके हिलने डुलने से पानी इधर उधर उछलने लगा और उसने टब का किनारा पकड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, लेकिन उसने पाया कि वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। लिन हुआन स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत चारों ओर देखा और महसूस किया कि वह एक धारा में खड़ी थी। पानी उसकी कमर के ठीक ऊपर था और वह हरे पहाड़ों और घास से घिरी हुई थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ हरे भरे थे, किसी आदिम जंगल की तरह लग रहे थे। लिन हुआन का दिमाग खाली हो गया। मैं कहाँ हूँ? उसका पहला विचार ये था कि वह सपना देख रही है। लिन हुआन ने उसकी जांघ पर जोर से चुटकी काटी, जिससे वह दर्द से मुंह बनाने लगी। मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। लिन हुआन अब भय से भर गई थी। क्या हो रहा था? उसने नहाने के दौरान ही झपकी ले ली थी। वह आदिम वन में क्यों जागी थी? क्या वह स्थानांतरित हो सकती थी? जब उसे महसूस हुआ कि ठंडी हवा उसके पास से गुजर रही है तो वह कांप उठी। लिन हुआन ने उसकी बाहों को पकड़ लिया और महसूस किया कि वह नग्न थी। वह अब पूरी तरह से नग्न थी, नितंब नग्न। उसके मन में शापों की झड़ी लग गई। भगवान, अगर आप चाहते थे कि मैं स्थानांतरित हो जाऊं, तो क्या आप मुझे पहले कुछ कपड़े नहीं पहनने दे सकते थे? धारा बहुत ठंडी थी। अगर वह और देर तक यहाँ खड़ी रही तो उसे निश्चित रूप से सर्दी लग जाएगी। लिन हुआन केवल शर्म की भावनाओं को सहन कर सकता था और सावधानी से किनारे पर चढ़ सकता था। उसे आशा थी कि इस जंगल में और कोई नहीं है। अगर कोई उसे नग्न देख लेता तो वह तुरंत शर्मिंदगी से मर जाती। तभी पानी के छींटे पड़ने की आवाज आई। लिन हुआन रुका और आवाज की ओर देखा। उसने देखा कि एक लंबा आदमी नदी में कूद रहा है। उसने धारा की सतह से थोड़ा पानी उठाया और अपने चेहरे पर छिड़का। उसके लंबे सफेद बाल गीले थे। पानी की बूंदें उसके गालों से फिसलकर उसकी सुंदर आकार वाली छाती की मांसपेशियों पर गिरी, जिससे वे चमकने लगी। उसकी कमर पर तारे के आकार का टैटू रोशनी में चमक रहा था। उनकी इंद्रियां तीव्र थीं। जैसे ही लिन हुआन ने उसकी ओर देखा, उसने तुरंत उसकी निगाहों को महसूस कर लिया। उस आदमी ने ऊपर देखा और तुरंत लिन हुआन को देखा। उनकी आंखें मिली। वे दोनों ठिठक गए। वह आदमी गर्मी में था और उसका शरीर बेहद गर्म था। वह खुद को शांत करने के लिए पानी में कूदना चाहता था, लेकिन उसे यहाँ किसी महिला से मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह महिला उससे कहीं अधिक सुंदर थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी बाहों को अपने शरीर से कसकर चिपका रखा था और उसकी कमर नर्म और पतली थी। उसकी गोरी त्वचा नाजुक थी और उसकी चमकती आंखें रात के सबसे चमकीले सितारों की तरह थीं। इसने उसे हर चीज में से सर्वश्रेष्ठ देने की इच्छा जगाई। वह किंवदंतियों में से एक परी की तरह थी। एक पल में उसकी सांसें रोक लेती थी। जैसे ही उसकी नीली आंखें चमकने लगी, उस आदमी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसका गला अचानक सूख गया था। जब लिन हुआन ने उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा, तो वह उसके सुंदर चेहरे को देखकर दंग रह गई। लेकिन उस आदमी की जलती हुई निगाह ने उसे तुरंत होश में ला दिया। वह नग्न थी। उसे नग्न अवस्था में देखा गया था। कितना शर्मनाक। घबराहट में जंगल की ओर भागते समय उसका चेहरा तमतमा गया। वह कुछ ही कदम चली थी कि तभी उसका पीछा कर रहे आदमी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उस आदमी के शरीर का तापमान बहुत अधिक था, जैसे कि वह आग का गोला हो। जैसे ही उसने लिन हुआन को छुआ, उसे ऐसा लगा जैसे वह जल गई हो। उसने सख्त संघर्ष किया। आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। उस आदमी की भुजाएं स्टील की बनी हुई लग रही थी, जो उसे मजबूती से कैद कर रही थी। उसने अपनी बाहों में नाजुक और चिकनी त्वचा महसूस की और उसके मस्तिष्क में तर्कसंगतता का आखिरी निशान भी गायब हो गया। उसने धीरे से उसे जमीन पर धकेल दिया और उसके गाल को चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आवाज इच्छा से कर्कश और कामुक थी। तुम कहाँ से आई हो, छोटी महिला? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? लिन हुआन क्रोधित हो गया और उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कमीने, मुझे जाने दो। उन दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था।
भले ही वह अपनी पूरी ताकत लगा दे, पुरुष को बस यही लगेगा कि वह उसे गुदगुदी करने की कोशिश कर रही है। जब थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा तो दर्द महसूस होने के बजाय उसे लगा कि उस छोटी महिला की हथेली बहुत नर्म थी। उसका शरीर लगभग वासना की आग में जलने लगा, लेकिन वह इतनी उग्रता बर्दाश्त नहीं कर सका। आखिरकार वह इतनी नाजुक और खूबसूरत महिला थी, उसे देखते ही उसका हृदय द्रवित हो गया। वह वास्तव में इस छोटी सी महिला को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। डरो मत, मैं सिर्फ आपको आलिंगन में लेना चाहता हूँ। लिन हुआन घबराने लगी। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उस आदमी ने पूछा, पुलिस को बुलाओ? वह क्या है? ये सोचकर कि वह जानबूझकर मूर्ख होने का नाटक कर रहा था, वह और भी क्रोधित हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे दूर धकेल दिया। उसका गोरा चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो रहा था। दूर धकेले जाने के बजाय उस आदमी ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हिलना मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हुआन को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने आंसुओं के बीच उसे गुस्से से देखा, ये सोचकर कि अगर उसने वास्तव में उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत की तो वह उसे दूर नहीं जाने देगी, भले ही उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। उस आदमी ने उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक देखी और उसका मन साफ हो गया। उसने अपने शरीर में काम की आग को दबा लिया और एक गंभीर वादा किया, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, बस भागो मत। ती तो पहले मुझे जाने दो। उस आदमी ने जाने दिया और अनिच्छा से उसे रिहा कर दिया। वह पीछे हट गया। ये करेगा। हुआन तुरंत भागना चाहती थी, लेकिन उसने उस आदमी को ये कहते हुए सुना, तुम बहुत धीमे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस दिशा में भागोगे, मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकता हूँ। उसने वास्तव में ठीक ठीक अनुमान लगा लिया था कि वह क्या सोच रही थी। हुआन ने उसकी ओर देखा और पाया कि वह उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी नीली आंखें भोग से भरी थीं। उन्होंने उसे कोमलता का भ्रम भी दिया। वह धीरे धीरे शर्मा गई और जल्दी से दूसरी ओर देखने लगी, दोबारा उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। क्या आप पहले अपने कपड़े पहन सकते हैं? इतना कहते ही उसे याद आया कि वो भी नंगी है। उस आदमी की नज़रों से बचने के लिए उसने अपनी बाहें क्रॉस कर ली और बगल में घूम गई। वह आदमी उसे घूर कर देखने लगा। तुम किस जनजाति से हो, छोटी महिला? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारा नर जानवर कहाँ है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हुआन को पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा, उसका लंबा शरीर उसकी ओर आ रहा था। मैं एक नर जानवर हूँ और तुम एक मादा जानवर हो। हम भागीदार बन सकते हैं। क्या तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया? जानवर, पुरुष और महिला। लिन हुआन धीरे धीरे सदमे से भर गई। प्रिय भगवान, वह किस तरह की दुनिया में स्थानांतरित हो गई थी? यहाँ जानवर थे, तो क्या यहाँ इंसान होंगे? क्या वह कभी अपनी पिछली दुनिया में लौट सकेगी? वह आदमी मुस्कुराया, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम बाई दी है। इसके साथ ही वह रूपांतरित हो गया। वह एक विशाल सफेद बाघ बन गया। लिन हुआन टीटी वहां एक राक्षस था। सदमे से उसकी आंखें पीछे मुड़ गईं और वह बेहोश हो गई। डिंग, पुष्टि करने वाले मेजबान लिन हुआन। सूचना हस्तांतरण शुरू होता है। सूचना हस्तांतरण सफल। सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय। नमस्कार मेजबान, सिस्टम 438 में आपका स्वागत है। अल्पविराम। लिन हुआन धीरे धीरे जाग गया। उसने अपना सिर रगड़ा। उसके दिमाग में एक आवाज उससे बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि दूसरी पार्टी एक सिस्टम के बारे में बोल रही है। बाई दी ने अचानक कहा, तुम जाग रहे हो। लिन हुआन को होश आ गया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक बाघ की पीठ पर लेटी हुई है। जब उसने ये देखा तो लिन हुआन को जीवित व्यक्ति के बाघ में बदलने का दृश्य याद आया। वह अब भी थोड़ा डरी हुई थी। novelnext.com। जैसे ही वह उसे अपने साथ ले गया, उसने पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? लिन हुआन ध्यान से बैठ गया। मैं ठीक हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बाई दी तेज थी और जैसे ही वे आगे बढ़े हवा उनके सामने से गुजर गई। लिन हुआन अभी भी नग्न थी और ठंड के कारण कांप रही थी। मैं तुम्हें वुल्फ जनजाति और डायन डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। बाई ने उसमें बदलाव देखा और तुरंत रुक गई। वह एक इंसान में बदल गया और लिन हुआन को एक बड़े पेड़ पर बिठा दिया और फिर उसकी चमड़े की स्कर्ट उतार दी।
जैसा कि उसने उसे निर्देश दिया था, उसने चमड़े की स्कट और हड्डी वाला चाकू उसके हाथ में थमा दिया। मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इसके साथ ही वह पेड़ से नीचे कूद गया और बाघ के रूप में घास पर हल्के से उतरा। लिन हुआन पेड़ के तने पर बैठी थी, उसके हाथ हड्डी के चाकू के चारों ओर कसकर बंधे हुए थे। उसने झाड़ियों में छिपे विशाल सफेद बाघ को देखा। उसके सामने कुछ ही दूरी पर एक जंगली सुअर था जिसने अभी अभी कुछ खाया था और सो रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सफेद बाघ एक क्षण तक चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। जब जंगली सुअर ने अपनी सुरक्षा पूरी तरह से खत्म कर दी, तो बाघ अचानक बाहर निकला और जंगली सुअर की गर्दन काट ली। खून बिखर गया और सुअर दर्द से चिल्लाने लगा। जंगली सुअर ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अंत में वह बाघ के जबड़े से बच नहीं सका और काटकर मर गया। लिन हुआन, जिसने पूरी प्रक्रिया देखी थी, इस शिकार से स्तब्ध रह गया। इतने बड़े आकार का एक जंगली सुअर उसे आकस्मिक टक्कर के साथ उड़ने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन बाई डी ने इसे एक ही काटने से मार डाला था। लिन हुआन को लगा कि उसे बाई डी की युद्ध शक्ति का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। अगर वह सचमुच इतने शक्तिशाली आदमी से लड़ती, तो वह उसे सिर्फ 2 उंगलियों से मार सकता था। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की खातिर वह उसे अब और उकसाने की कोशिश नहीं करेगी। अपने मानव रूप में वापस जाने के बाद वह पेड़ के पास गया और छोटी मादा को घूरते हुए अपनी बाहें फैला दी। नीचे कूदे। लिन हुआन बहुत डरी हुई थी। वह अभी 4 मीटर से अधिक ऊंचाई पर थी। यदि वह सावधान नहीं होती, तो भले ही उसकी मृत्यु न हो, उसकी कुछ हड्डियां टूट जाती। उसने उसकी आंखों में डर देखा और तुरंत समझ गया, तो उसकी छोटी मादा ऊंचाई से डरती थी। बाई डी एक वयस्क के रूप में अपने माता पिता को छोड़ने के बाद से किसी महिला के साथ नहीं रहती थी। वह उनके गुणों के प्रति काफी हद तक अंधा था और उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बाद में जब वह वुल्फ जनजाति के पास पहुंचा, तो उसे कुछ पूछताछ करनी पड़ी। वुल्फ जनजाति बड़ी थी और जनजाति में महिलाएं भी थीं। निश्चित रूप से वे जानते थे कि महिलाओं की देखभाल कैसे करनी है। बाई डी जोरदार हरकतों के साथ पेड़ पर चढ़ गई और लिन हुआन को ले गई। फिर वह नीचे कूदा और मजबूती से जमीन पर आ गिरा। उसने कहा, मुझे चाकू दो। लिन हुआन ने हड्डी वाला चाकू बाई डी को वापस सौंप दिया। बाई डी ने सुअर के शरीर से त्वचा को एक टुकड़े में निकालने के लिए एक हड्डी वाले चाकू का उपयोग किया, फिर मांस और हड्डियों को अलग अलग काट दिया। बाई डी ने सुअर की खाल साफ की और उसे लिन हुआन के चारों ओर लपेट दिया। इस तरह आपको ठंड नहीं लगेगी। एक परिचित आवाज अचानक उसके मन में बोली, आपने एक जंगली सुअर की खाल प्राप्त कर ली है और एक नौसिखिया मिशन शुरू कर दिया है। मेजबान, कृपया 3 जानवरों की खालें इकट्ठा करें। मिशन पूरा होने के बाद आपको एक नौसिखिया उपहार बैग दिया जाएगा। लिन हुआन स्तब्ध रह गया। नौसिखिया मिशन, नौसिखिया उपहार बैग, वे क्या थे? लेकिन सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह केवल सुअर की खाल को अपने चारों ओर कसकर लपेट सकती थी और अकेले ही उत्तर पर विचार कर सकती थी। बिना दाग वाली सुअर की खाल से खून की गंध आ रही थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसे अपने चारों ओर लपेटने से वह अधिक गर्म थी। कम से कम उसे अब नग्न होकर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। लिन हुआन ने बाई डी से फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद। सुअर की खाल में छिपे उसके छोटे रूप को देखकर उसे आगे बढ़कर उसके कानों को छूने की इच्छा हुई। जब हम वुल्फ जनजाति में पहुंचेंगे तो मैं आपके लिए कुछ कपड़े खरीदूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन हुआन के कान बहुत संवेदनशील थे। जब उसने उन्हें छुआ तो वे तुरंत लाल हो गए। उसने अपनी शर्मिंदगी सहन की और पूछा, भेड़िया जनजाति क्या है? यही वह जगह है जहां भेड़िए रहते हैं। ये यहाँ से बहुत दूर नहीं है। आमतौर पर अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती है, तो मैं व्यापार करने या उनसे खरीदारी करने के लिए वहां जाता हूँ। काफी हद तक एक गांव जैसा लगता है। गांव? वह निश्चित नहीं था कि इस शब्द का क्या मतलब है। मैंने केवल जनजातियों और शहरों के बारे में सुना है। मैंने कभी किसी गांव के बारे में नहीं सुना। लिन हुआन की आंखें चमक उठी। एक शहर? वह कैसी जगह है? क्या वहाँ इंसान हैं? मनुष्य? मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। वे शहर जानवरों द्वारा बनाए गए हैं। वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे बहुत भयंकर भी हैं। यदि आप रुचि रखते हैं, तो मैं आपको भविष्य में देखने के लिए वहां ला सकता हूँ। लिन हुआन को नहीं पता था कि इन जानवरों के लिए शहर का क्या मतलब है।
उसने बाईदी के प्रस्ताव को एक सामान्य यात्रा के रूप में लिया और सिर हिलाया। ठीक है। बाईदी ने सुअर का कोमल हिस्सा काट दिया और लिन हुआन को सौंप दिया। खाओ। लिन हुआन ने अपने सामने खून से सने मांस को देखा और दंग रह गई। यह कच्चा मांस है, बाईदी ने कहा। कच्चे मांस में क्या खराबी है? ये ताज़ा है और इसका स्वाद अच्छा है। इसे जल्दी खाओ। लिन हुआन ने डर के मारे धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, 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 मैं कच्चा मांस नहीं खाता। उनकी भौहों पर बल पड़े। तुम मांस नहीं खाते, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने दुबले पतले हैं। आप ऐसे नहीं रह सकते। मांस न खाना आपके लिए हानिकारक है। इसे खाएं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा। लिन हुआन ने कच्चे मांस के उस खूनी टुकड़े को छूने से इनकार कर दिया। उसके पास उसे खाने के लिए कुछ जंगली फल ढूंढने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन हुआन ने संतुष्ट होकर जंगली फल खाए। वह एक पल के लिए उसे देखता रहा, फिर पूछा, तुम शाकाहारी जानवर नहीं हो, क्या तुम हो? क्या आप खरगोश और हिरण की तरह हैं? लिन हुआन थोड़ा चकित था। वह न तो खरगोश थी और न ही हिरण। वह इंसान थी, लेकिन बाईदी कभी किसी इंसान से नहीं मिली थी और उसे नहीं पता था कि सच बोलने के परिणाम क्या हो सकते हैं। उसने एक क्षण सोचा, फिर स्पष्ट रूप से कहा, मैं सर्वाहारी हूँ। एक सर्वाहारी, इसका मतलब है कि आप मांस और सब्जियां दोनों खाते हैं। लिन हुआन ने सिर हिलाया। हाँ, तो फिर आपने अभी मांस खाने से इनकार क्यों कर दिया? लिन हुआन ने जंगली फल को अपने मुंह में निगल लिया और समझाया। ऐसा नहीं है कि मैं मांस नहीं खाता, मैं कच्चा मांस नहीं खाता। अगर यह पका हुआ मांस है तो मुझे काफी पसंद है। पकाया हुआ मांस? कैसे? मुझे बताओ और मैं इसे तुम्हारे लिए ले आऊंगा। बाईदी पूरी तरह से मांसाहारी थी। उसके मन में हर दिन मांस खाना होगा या कोई बीमार पड़ जाएगा। वह छोटी मादा को कभी बीमार नहीं पड़ने दे सकता था। यहाँ कोई बर्तन नहीं था, इसलिए तली हुई डिश निश्चित रूप से काम नहीं करेगी। वह केवल बारबेक्यू के लिए ही समझौता कर सकती थी। लिन हुआन ने धीरे से कहा, सबसे पहले आग लगनी होगी। आग? लिन हुआन ने ध्यान से पूछा, क्या तुमने कभी आग नहीं देखी?